ओबीसी वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा। आपकी आबादी 50% से ज्यादा है, मगर हिंदुस्तान को चलाने में आपको 5% भागीदारी भी नहीं मिल रही। भाजपा की सरकार बनाइए। भाजपा का अगला तेलंगाना का मुख्यमंत्री बैकवर्ड कास्ट से होगा। सियावर रामचंद्र की। हिंदुस्तान की राजनीति के दो अध्याय आपके सामने हैं, एक 2023 और दूसरा 2024। एक अध्याय सेमीफाइनल है, दूसरा अध्याय फाइनल। लेकिन सबसे अहम यह है कि 2024 के अध्याय के सारे दांव 2023 में ही कसे जाएंगे। तो सवाल यह है, आप किधर जाएंगे? 17 नवंबर को पहला संग्राम है और यही चर्चा आम है कि 2023 वास्तव में 2024 का सेमीफाइनल है, जो बताएगा 2024 में राष्ट्र किस तरफ जाएगा। क्या चुनेगा राष्ट्र, किसे चुनेगा भारत? क्या सनातन का अपमान करने वालों को जवाब मिलेगा? राम मंदिर के निर्माण पर वोट पड़ेगा? इंडी गठबंधन की एकजुटता राग पर वोट गिरेगा? या राहुल के जातीय राजनीति के आलाप पर वोट पड़ेगा? या फिर हैदराबादी भाईजान के हमास इजराइल लाइन पर वोट चलेगा? कहा यह जा रहा है कि 2023 का 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव भले ही क्षेत्रीय हो, लेकिन 2024 का बवंडर 2023 की उठी हवाओं से ही परखा जाएगा। 2023 की लड़ाई सत्ता से ज्यादा 2024 का मजबूत परसेप्शन होगा। तेलंगाना की चुनावी सभा में ओवैसी हांफे जा रहे हैं, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाकर। सवाल पूछा जा सकता है कि क्या ओवैसी और उनकी एआईएमआईएम चुनाव फिलिस्तीन में लड़ रही है? दरअसल मुद्दा उसी परसेप्शन का है, हवा बनाने और हवा चलाने का है। ओवैसी फिलिस्तीन के बहाने हवा मुस्लिम एकजुटता की उठा रहे हैं और चला रहे हैं। दरअसल ओवैसी की ये बेचैनी फिलिस्तीन से ज्यादा तेलंगाना में खतरे में पड़ी उनकी सियासी जमीन का साइड इफेक्ट है। ओवैसी की पार्टी का कोर वोटर मुस्लिम वोट है, जिसकी आबादी तेलंगाना में 12% से ज्यादा है और 119 विधानसभा सीटों में से करीब 50 सीटों पर मुस्लिम वोटर बड़ा असर रखते हैं। ओवैसी की छटपटाहट, ओवैसी की बेचैनी, ओवैसी का हाफना कांपना मुस्लिम वोट बैंक के एक और स्टेक होल्डर को लेकर है, और ये स्टेक होल्डर है कांग्रेस। पिछले चुनावों को अगर देखें तो 2018 के चुनाव में मुस्लिम वोटर ज्यादा कंफ्यूज नहीं था, क्योंकि बीआरएस और एआईएमआईएम की दोस्ती थी, जो आज भी है। और इसलिए पिछले चुनाव में बीआरएस को 48% से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 28% से ज्यादा, बीजेपी को करीब 7% वोट मिला था। वहीं एआईएमआईएम को 3% वोट भी हासिल नहीं हुआ था। नतीजा यह हुआ कि बीआरएस को बम्पर 88 सीटें मिली, कांग्रेस को 19, बीजेपी को महज 1 और एआईएमआईएम को 7 सीटें हासिल हुई थी। कर्नाटक विजय से उत्साहित कांग्रेस तेलंगाना में एग्रेसिव है, और ओवैसी की चिंता इस बात को लेकर है कि अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ तो उनकी राजनीति की बची खुची जमीन भी लुट जाएगी। लिहाजा कौम की दुहाई देते फिलिस्तीन तक को ओवैसी अपने मंचों पर जप रहे हैं, और रीजनल पार्टी यानी खासकर बीआरएस और एआईएमआईएम का मोल समझा रहे हैं कि इलाकाई पार्टी जहां पे रहेंगी, जहां पे रीजनल पार्टी रहेंगी, वहां पे आपकी अहमियत रहेगी। अगर ये दोनों आगे औले जौले, ये दोनों आ गए तो
फिर आपका कोई पूछने वाला नहीं। आज क्यों आ रहे आपके पास सब? एक इलाकाई पार्टी है, तीसरा प्लेयर है। ये अगर खेल खाली 2 लोग खेलेंगे तो फुटबॉल हमको बना देंगे, तो 3 रहेंगे तो तीनों लड़ेंगे। आप बैठकर देखते रहना। हाँ, और अगर काम नहीं होगा, तेलंगाना में ओवैसी एक तीर से 2 निशाने साध रहे हैं। एक 2014 से अब तक चल रहे मोदी के मजबूत कल्ट और हिंदुत्व की राजनीति को काउंटर करना, और दूसरा कांग्रेस के पक्ष में मुस्लिम वोटों की गोलबंदी को रोकना। लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान वाले सूत्र पर अपनी राजनीति साध रहे हैं, जिसमें बीजेपी के संगठित हिंदू वोटर्स को ओबीसी कार्ड और जातीय जनगणना के दांव से बांटने की कोशिश है, तो वहीं कांग्रेस को मुस्लिमों के लिए एकमात्र विकल्प बताने की जुगत है, ताकि मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो। फिर आप ओबीसी कास्ट सेंसस से, जाति जनगणना से इतना क्यों डरते हो? अपने भाषणों में जाति जनगणना शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते हो? और जो हमने आंकड़े निकाले थे जब हमारी सरकार थी दिल्ली में, उनको आप रिलीज क्यों नहीं करते? क्योंकि आप जानते हो कि आज के हिंदुस्तान में जितनी भागीदारी ओबीसी वर्ग की होनी चाहिए नहीं है। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी की दिक्कत इस बात की है कि वो खुद अपने सवालों में फंस जाते हैं, क्योंकि पलटकर सवाल उनसे भी पूछा जा सकता है कि जब उनकी सरकार थी तब जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए, क्या दबाव था? वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुले मंच से यह ऐलान करते हैं कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से ही बनेगा। बैकवर्ड क्लास कमीशन का प्रोविजन कर बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। तेलंगाना की जनता को कहना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, भाजपा की सरकार बनाइए। भाजपा का अगला तेलंगाना का मुख्यमंत्री बैकवर्ड कास्ट से होगा, ये हमने तय किया है। 2023 की सियासी जमीन पर चला गया हर एक दांव 24 के रण की प्रस्तावना है, और जब राहुल की ओबीसी राजनीति के मर्म को समझने की कोशिश होगी तो यह भी आकलन होगा कि आखिर इस दांव के पीछे इरादा कितना पवित्र है, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन के पहले तक कांग्रेस का कोर वोटर ब्राह्मण, दलित और मुसलमान माना जाता रहा है। अब चूंकि ब्राह्मण बीजेपी की तरफ चला गया, दलित भी बीएसपी या कुछ हद तक बीजेपी के पाले में है, मुसलमान रीजनल पार्टीज की तरफ रुख करते हैं, इसलिए कांग्रेस का यह हाल हुआ है कि वो 2019 के लोकसभा चुनाव में महज 19% के वोट शेयर तक अटक जाती है। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे यूपी में तो कांग्रेस को 3% वोट भी नहीं मिलते। इसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस की कथनी और करनी का फर्क और उस पर जनता के भरोसे का टूटना। तो क्या यही वजह है कि कांग्रेस अब एक नए वोट बैंक को तैयार करने में जुटी है, खुद को ओबीसी वोटर्स का हितैषी बताकर? ओबीसी वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा। आपको ठगा जा, आपकी आबादी 50% से ज्यादा है, मगर हिंदुस्तान को चलाने में आपको 5% भागीदारी भी नहीं मिल रही। और जब मैंने यह सवाल नरेंद्र मोदी जी के सामने पूछा, और मैं आज फिर पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी आपने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस ने 250 मुख्यमंत्री बनाए हैं, वहीं बीजेपी के कुल 68 मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस के 250 मुख्यमंत्रियों में से सिर्फ 43 मुख्यमंत्री ही ओबीसी वर्ग के हुए, जबकि बीजेपी के 68 मुख्यमंत्रियों में से 21 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के रहे।
यानी कांग्रेस ने अपने अब तक के 250 मुख्यमंत्रियों में से सिर्फ 17% ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्री बनाए। वहीं बीजेपी इससे कहीं आगे दिखती है। बीजेपी ने 31% मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के बनाए। 70 साल तक कभी भी देश के राष्ट्रपति की कुर्सी पर कोई आदिवासी भाई या बहन नहीं बैठ पाया था। मोदी जी ने उड़ीसा के गरीब घर में जन्मी हुई आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर समग्र आदिवासी समाज का सम्मान किया है। बिरसा मुंडा की जयंती के दिन आदि जाति गौरव दिन मनाया और एक कांग्रेस वाले कहते हैं आपने आदिवासियों के लिए क्या किया। – 2024 में बीजेपी का सबसे बड़ा और अहम मुद्दा अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के वादे को पूरा करने का है और इसमें कोई शक नहीं कि कथनी और करनी के स्केल पर जनता इस मुद्दे को कस सकती है। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। अगर 2023 की सियासी लड़ाई परसेप्शन और परफेक्शन की है तो इसमें पीएम मोदी कहीं ज्यादा भरोसेमंद नजर आते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव के मुद्दे स्थानीय मुद्दे होते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि 2023 और 24 की लड़ाई एकदम नजदीक हो तो वोटर गवर्नेंस के परफेक्शन वाली लाइन को चुनता है। अगर स्पष्ट तौर पर देखें तो 2023 की लड़ाई वास्तव में मोदी मैजिक के असर से ज्यादा बदले हुए राहुल के राजनीतिक किरदार के मूल्यांकन की है। 2023 का संग्राम वास्तव में राहुल गांधी नेतृत्व के लिए एक और कसौटी है। कर्नाटक जीत का श्रेय भले ही कांग्रेसी नेता राहुल को दे, लेकिन कहा यह भी जाता है कि सिद्धारमैया, डी शिव कुमार की जमीनी पकड़, खड़गे का कर्नाटक की राजनीति का अनुभव और बीजेपी के भीतर की खींचतान कर्नाटक जीत की बड़ी वजह रही थी और इसलिए राहुल गांधी लीडरशिप का लिटमस टेस्ट खासतौर पर हिंदी बेल्ट में अभी होना है। 2019 में अपनी अमेठी सीट गंवाकर और 2022 के यूपी चुनाव में कांग्रेस की कमान बहन प्रियंका गांधी के हाथों में सौंपकर राहुल जता चुके हैं कि वो हिंदी बेल्ट की चुनौतियों के लिए कितने तैयार हैं। वहीं अखिलेश यादव भी कांग्रेस के लिए बहुत स्कोप उत्तर प्रदेश में छोड़ने के मूड में नहीं है। अपना इरादा भी वो मध्य प्रदेश में बता चुके हैं। ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। इंडी गठबंधन में पड़ी ये पहली गांठ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की महत्वाकांक्षाएं गठबंधन के साथियों के साथ सीट का तालमेल कितना बिठा पाएंगी, ये यक्ष प्रश्न है। 5 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण रण बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश का है। बीजेपी के सामने चुनौती 15 साल के इस गढ़ को बचाने की है। सर्वे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच अभी तक बराबरी की टक्कर नजर आ रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह का फोकस मध्य प्रदेश पर सबसे ज्यादा है। जाहिर है 2023 की चुनावी जंग में वास्तव में इंडी गठबंधन की मजबूती का भी एक टेस्ट होने वाला है। दूसरी तरफ बीजेपी 23 हो या 24 अपने मुद्दों को तय करके बैठी है।
इसमें राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370, ट्रिपल तलाक, सर्जिकल स्ट्राइक, चंद्रयान, नई पार्लियामेंट, महिला आरक्षण जैसे वो मुद्दे हैं जो कथनी और करनी की बात डंके की चोट पर करते हैं। हमारे यहां कहते हैं ना, 3 परिवारों का यहां बोलबाला है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में गांधी परिवार, कमलनाथ परिवार और दिग्विजय बंटाधार परिवार, ये 3 परिवार कांग्रेस पार्टी चलाते हैं। और जहां 3 तिगड़ा होता है ना, वहां काम बिगड़ जाता है। हमारे गुजरात में कहावत है, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। और यहां पर क्या होता है, आदेश गांधी परिवार का चलता है, निर्देश कमलनाथ का चलता है, और जब गलती होती है तो चाटा बिचारे बंटाधार दिग्विजय के गाल पर ठोक देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा करके नई राजनीति गांठने वाले राहुल गांधी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितने असरदार होंगे, ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ 23 केरल में मोदी के हाथों में अपना रिपोर्ट कार्ड है, वादा करने और निभाने का संकल्प। तो क्या 24 के पहले 23 का अध्याय हिंदी बेल्ट में विजय का महानाद होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।